2019। तो एक्सेल ओपन कर लें आप, और यहाँ पे आपको एक सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ब्लैंक वर्कबुक। तो हमने इस वर्कबुक पे आ जाना है। अगर हम एक्सेल के बारे में बात करें तो दुनिया में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड लोग हैं उन्हें तो पता ही है एक्सेल के बारे में। और जो थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर से रिलेटेड है या नॉन रिलेटेड है तो उनको भी पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है एक, और उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं, और उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम सबको पता है दुनिया में, और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मतलब इतने इजी सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि वो बच्चा भी यूज कर लेता है। तो हम आते हैं वापस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अकाउंट्स के लिए यूज होता है। पहले कहा जाता था, अब भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, पर माइक्रोसॉफ्ट कभी ये नहीं कहता कि हमने ये अकाउंट्स के लिए बनाया है। वो सिर्फ एक बात करता है, ये कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब कैलकुलेशन का एक ज्यादा काम अकाउंट्स में होता है, वो एक अपनी जगह बात सही है। पर एक छोटे बिजनेस से लेके या एक छोटी शॉप से लेके और एक बड़ी कंपनी का हिसाब किताब भी आप इसमें कर सकते हैं बआसानी। तो एक्सेल का जो यूजर है वो स्कूल से लेके और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से लेके एक बहुत बड़े प्रोफेशनल इदारे में अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, सभी लोग कहीं ना कहीं इसको यूज कर रहे होते हैं। दुनिया में फिर इसके बाद बहुत सारे कैलकुलेशन या अकाउंट्स के अपने सॉफ्टवेयर भी हैं, पर उनमें भी सपोर्ट एक्सेल की मौजूद होती है। तो एक्सेल एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो मतलब इतना बड़ा है कि कोई भी ये नहीं कहता कि उसे एक्सेल पूरा आता है या वो एक्सेल पूरा सिखाता है, क्योंकि कैलकुलेशन अनलिमिटेड है। कोई 350 से अबब इसके अपने फंक्शंस हैं, और जो आप बना सकते हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो जब कोई चीज अनलिमिटेड हो जाए तो वो कहते हैं कि फिर उस एंडलेस है। तो कुछ चीजें तो हम लिमिट में ले आते हैं कि भाई ये इसका होम का टैब है, इसकी लिमिट यहाँ से यहाँ तक है, पर इसमें आप खुद ऐड कर दो, वो अलग है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमें इसकी इंटरफेस नजर आ रही है उसमें हमें सबसे पहले मिलती है एक टाइटल बार जिसके ऊपर बुक 1 लिखा हुआ है। कैलकुलेशन में जितना भी काम होता है अकाउंट्स में, वो बुक के नाम से होता है, एक बुक बनती है, तो इसमें भी बुक 1 है, हमेशा से बुक का नाम दिया गया है। ऊपर बिल्कुल टैब है, होम, इंसर्ट, अबाउट, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा वगैरह। और हर टैब या रिबन में उसकी कुछ कमांड्स हैं, लाइक वर्ड की तरह। और अगर हम नीचे यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बार है। हम जो भी फंक्शन या जो भी कैलकुलेशन रखेंगे उसका फॉर्मूला यहाँ पे होगा। एक्सेल में जो आपका कर्सर है वो ये डार्क ग्रीन बॉर्डर्स होते हैं, और ये जहाँ पे जिस पोजीशन पे होता है उसका नेम बॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे ये मिला हुआ है D4। D4 का मतलब है कि अभी आपका कर्सर इस वक्त कॉलम नंबर डी पे है और 4 उसकी रो है, तो D4 पे वो मौजूद है। तो एक तो ये हो गया। चले कॉलम्स की बात करते हैं, तो ए से लेके जेड तक तो है हमारे पास 26 कैरेक्टर्स। पर इसमें जेड के बाद फिर ए बी, ए सी, ए डी, फिर ए जेड के बाद बी जेड के बाद सी जेड के बाद डी ए, और आखिरी कॉलम जो है वो एक्स एफ डी है। तो अगर हम इन्हें काउंट करें तो हमारे पास जो टोटल कॉलम्स हैं वो A2 XFD हैं। और ये कोई बनते हैं 16,384। तो ये कॉलम्स की क्वांटिटी है, और ये पर शीट है। पर शीट का मतलब ये है कि इस वक्त हमारे पास शीट 1 है। अगर मैं एक और शीट ऐड करूंगा तो उस पे भी इतने ही कॉलम्स और इतने ही रॉज मिलेंगे। तो इसे राइट क्लिक करके फिलहाल डिलीट कर देते हैं। तो ये तो हो गया टोटल कॉलम्स। अगर हम नीचे आए तो डाउन करें तो ये रोज हैं। और थोड़ा जल्दी चलते हैं तो पेज डाउन कर लें। तो ये कोई 1000 हो गए, ये 2000 हो गए, ये 3000। तो लास्ट रॉ जो है
वो 10,48,576 है। तो इनफ रॉज है, तो टोटल रॉज देखें, ये आपने कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करना है तो ये आ गया टोटल 10,08,576 और ये भी पर शीट है। तो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटे से ऑफिस के लिए तो ये बहुत है, वो जिंदगी भर भी अपना काम करेंगे तो शायद कंप्लीट ना हो सके, पर कुछ डेटा सेंटर्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट इदारे होते हैं जहाँ पे सेंसस होते हैं, जहाँ पे लोगों का डेटा होता है, लाइक नादरा, कॉल सेंटर, फोन्स पे, येलो पेजेस वगैरह वगैरह, इस किस्म के जो होते हैं उसके लिए ये भी कम पड़ते हैं। तो डिफॉल्ट जो शीट है वो अब नए वर्जन में आपको मिलती है 1, मैक्सिमम आप आते हैं 255 और मेमोरी डिपेंडेंट। मतलब इसमें हम ये कहते हैं कि आपको ये नहीं पता कि लास्ट शीट क्या होगी। 1 से लेके 255 तो सबको मिलनी है, पर 255 के बाद जो भी शीट मिलेगी वो, या जितनी मिलेंगी, वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर है। अगर किसी की मेमोरी ज्यादा है तो उसे 255 के बाद 100 और मिल जाएंगे, किसी की कम है तो वो 50, 20, 10 पे ही रुक जाएगा। तो ये है। अगर हम बात करें कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर इसमें क्या है, या सिर्फ हम बेसिक को तो छोड़ दें, हम सिर्फ अर्थमेटिक की ही बात करते हैं, तो जैसे कि एडिशन के लिए आप यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो वो आप प्लस यूज करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो वो माइनस है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो वो स्टेरिक है। और डिवाइड के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो वो स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश। और इक्वल का साइन आपके पास इक्वल मौजूद है। तो ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर हुए या अर्थमेटिक ऑपरेटर हुए। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ हमारे पास कंडीशनल एंड लॉजिकल भी ऑपरेटर यूज करते हैं हम। अब कंडीशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जैसे हमने कहा कि हमें कहीं कंडीशन चेक करानी है कि ये ग्रेटर देन 100, अगर ग्रेटर देन हो 70 से तो। उसके बाद लेस देन, तो ग्रेटर देन का सिंबल ये है, लेस देन सिंबल ये है। उसके बाद हम आते हैं ग्रेटर देन, इक्वल। तो ग्रेटर देन के साथ आप इक्वल का सिंबल लगाएंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। और अगर आप लेस देन इक्वल लगाएंगे तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा। और अगर आप नॉट इक्वल लगाएंगे तो ये नॉट इक्वल का सिंबल है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सिंबल है, कंडीशनल और लॉजिकल ऑपरेटर जो हम यूज करेंगे आगे की क्लासेस में। अभी तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब हम आते हैं कि बेसिक जो चीजें हैं या कैलकुलेशन है, जिसमें हम कहते हैं कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरेज, और इस किस्म की चीजों को हम एक्सेल में कैसे यूज करेंगे। एक्सेल के कुछ रूल हैं। एक्सेल का रूल ये कि एक तो ये कि आपने जो भी कैलकुलेशन देनी है वो आप सेल में ही देते हैं, और इसके अलावा इसमें कोई ऐसी कोई जगह भी नहीं है कि आप जहाँ पे टेक्स्ट की तरह उसे टाइप कर सकें। लाइक जैसे मैंने कहा ये 56 है, 87 है, ये है एग्जाम्पल, ये वैल्यूज आ गए कुछ। अब इन्हें मुझे टोटल करना है। तो एक्सेल का रूल ये कहता है कि आपने जिस तरह कैलकुलेटर में प्लस करते हैं या आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं,
वो काम इस पे ना करें। अच्छा, क्यों नहीं करें वो भी पता लगता है। उसके बाद एक और रूल ये कहता है कि कोई भी कैलकुलेशन लगाने से पहले आपने इक्वल का सिंबल लाजमी करना है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इन वैल्यूज को अगर आपने प्लस करना है तो पहले आपने इक्वल दिया। अब आप कैलकुलेटर में क्या करते हैं, 56 प्लस का ऑपरेटर, 87 प्लस 56 प्लस 98 प्लस 45। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपके पास टोटल आ गया। टोटल आ गया आपके पास 342। टोटल बिल्कुल सही आया है। मतलब टोटल में आपके पास कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं है कि जो लगता हो कि वो सही नहीं है या वो गलत आ रहा है या कोई चीज मिसिंग है। टोटल इसका यही बनता है। तो फिर क्यों कहा जाता है कि एक्सेल में कैलकुलेशन जो है वो अपने कैलकुलेटर वाले तरीके से नहीं करनी है, उसका रीजन है। एग्जाम्पल, मैंने अगर इसको कहा कि यार ये 56 नहीं था, ये 156 था, और जैसे इंटर करा तो टोटल 342 ही रहा, ये 5 था। तो टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यहाँ तक कि मैं इन तमाम वैल्यू को सिलेक्ट करके अगर डिलीट भी कर देता हूँ तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। इसकी वजह यह है कि फंक्शन या फॉर्मूले के अंदर ही आपने वैल्यू असाइन की हुई थी, तो इस वजह से उस ऊपर तो सिर्फ ऐसे ही हो रहा था। तो आप एक्सेल के रूल के हिसाब से चलते हैं, तो इक्वल तो लगाना ही है, मस्ट है। अब आपने 56 टाइप नहीं करना, 56 किस सेल में लिखा हुआ है, तो सी कॉलम है, 17 रॉ है। तो या तो खुद लिख दें C17 या सिर्फ इस पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आपने क्लिक करा उस सेल पे C17 खुद ही आ गया। प्लस का ऑपरेटर दिया, ये मैनुअल तरीका भी मैं बता रहा हूँ। फिर आपने C18 पे क्लिक करा, फिर प्लस का ऑपरेटर दिया। फिर आपने 56 पे दोबारा क्लिक करा, फिर प्लस दिया। फिर 98 पे क्लिक करा, फिर प्लस करा, और फिर यहाँ पे आपने इसको क्लिक करके एंटर कर दिया। तो ये हो गया 342। आंसर वही आया। पर अब इसका फायदा ये कि अगर मैं कहीं वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो देखें मेरा टोटल भी इंक्रीज हो रहा है, और मैं कहीं अगर वैल्यू को डिक्रीज करता हूँ तो टोटल भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये है। फॉर्मूला आपको शो हो रहा है ऊपर फॉर्मूला बार पे। यहाँ पे आप इस सेल पे जहाँ पे आपको आंसर नजर आ रहा है इस पे डबल क्लिक करेंगे तो भी फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। और या फिर आप F2 को प्रेस कर दें, एडिट सेल, जिसमें शॉर्टकट लिख देता हूँ। F2 जो आपकी फंक्शन की होती है, ये क्या काम करता है, एडिट सेल करता है। तो ये तो हो गया पहला तरीका जिसमें हमने मैनुअल चीजों को देखा। सेकंड मेथड में हम आते हैं और अब थोड़ा सा काम आसान करते हैं। आसान इस हवाले से कि हम हमारे पास ये तो चले कुछ 5 सेल में वैल्यू थी तो प्लस प्लस हो गया। पर अगर 500 या 50 सेल्स के अंदर होती वैल्यू तो फिर हमारे लिए एक बड़ा मसला होता कि हम कब तक प्लस 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 करते रहे। तो उसके लिए हम करते हैं इक्वल। अब हम लगा करते हैं, टाइप करते हैं फंक्शन। फंक्शन का नेम है सम, ब्रैकेट ओपन। जैसे हमने शुरू में बात करी कि माइक्रोसॉफ्ट आसान चीजों पे काम करता है, यूजर फ्रेंडली पे काम करता है। तो इन्होंने सम ही नाम उसका रख दिया, मतलब कि नाम से पता लग जाए कि ये जमा करेगा। फंक्शन है तो फंक्शन जो है वो हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है, और फंक्शन की पहचान ब्रैकेट्स हैं। तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, तो अब ये सेंटेक्स आ रहा है फंक्शन का कि नंबर 1 बताएं, फिर नंबर 2, फिर कॉमा नंबर 3। इसका मतलब ये नहीं कि हर सेल के बाद कॉमा लगाएं। इसका मतलब है ये पूरी एक रेंज है। आप आसान काम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक आपने इसको सम करना है। तो अब देखें कि वैल्यू क्या टाइप हो, क्या है, E17 जो कि फर्स्ट सेल है, और E21 जो कि लास्ट सेल है। तो इसको मैंने ब्रैकेट से क्लोज कर दिया।
शिफ्ट के साथ 10, ओपन ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ 9, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आंसर आ गया 331। सही। और ये भी क्योंकि सेल पे ही फॉर्मूला लगा हुआ है, तो वैल्यू बढ़ेगी तो भी टोटल बढ़ेगा, कम होगी तो भी टोटल कम होगा। ठीक है, दोबारा देख लें। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, आप माउस पॉइंटर से भी रेंज बना सकते हैं, और आप क्लिक करके शिफ्ट डाउन एरो की से भी रेंज बना सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, और एंटर। तो ये टोटल हो गया दूसरा। उसके बाद आ जाएं कि वैल्यू मेरे पास एक और तरीका, फिर हम आते हैं इसमें और आसान पे जाते हैं कि सम का करने का तीसरा आसान तरीका क्या है। जिस जगह आपको टोटल चाहिए उस जगह पे कर्सर को क्लिक करें, यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा ऑटो सम, इस ऑटो सम को क्लिक कर दें, ये आपकी पूरी रेंज आ गई, और यहाँ पे आपने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये सबसे आसान तरीका है, तो ये सम कर देगा। अभी फिलहाल हम ऑटो सम पे जा रहे हैं, इसमें और भी चीजें हैं। तो ये हो गया प्लस। अब माइनस करने का एक ही तरीका है कि जैसे मेरे पास एक अमाउंट है 78,900, फिर उसमें से मुझे कुछ पेमेंट आ गई है 23,000 की, फिर मेरे पास कुछ पेमेंट आ गई 5,000 की, फिर मेरे पास कुछ पेमेंट आ गई 3,700 रुपीज, 3,700 रुपीज की। अब मुझे टोटल क्या बचा, ये हम जो करने जा रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन है। सेल के साइज को आप यहाँ से बड़ी भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा सब्ट्रैक्शन या माइनस का एक ही तरीका है और वो है ऑपरेटर। 78,900 को क्लिक करें, इसे आपने माइनस कर दिया, किस वैल्यू से, इस वैल्यू से, इसको माइनस कर दिया आपने इससे, इसको माइनस कर दिया आपने इससे, और इसको माइनस कर दिया आपने इससे। तो ये सिंपल एक ही तरीका है कि C24 को माइनस करें 25 से, 26 से, फिर 27 से, और जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो कोई 47,200 रुपीज हमें बैलेंस हमारे पास आ गया। तो ये एक ही तरीका है, इसमें आपने हर बार एक बड़ी वैल्यू में से माइनस करना है छोटी वैल्यू को, फिर उससे छोटी वैल्यू को, और फिर उस वैल्यू को, तो बस एंटर कर दें, टोटल आपको आंसर मिल जाएगा। बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन है, जो मैंने कहा कि एक ही तरीका है इसका। उसके बाद आ जाएं तो मल्टीप्लिकेशन पे। थोड़ी छोटी सी वैल्यू लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो इक्वल आपने फर्स्ट सेल को क्लिक करा और इसे शिफ्ट के साथ आपने 8 प्रेस करा, तो ये स्टैटिक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है एक्सेल में। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऑपरेटर है, एंटर। तो 25 5 5 फिर 25 5 125, और अगर एक और वैल्यू होती तो 625 हो जाता। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का ही एक और तरीका भी है, फंक्शन है, और फंक्शन का नेम है प्रोडक्ट। अब देखें जितने भी आप जो पी आर ओ के फंक्शन है या पी से स्टार्ट होने वाले हैं वो देखें आपको लिस्ट में मिल रही है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डाउन एरो की प्रेस करें, और अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो नेम हो जाएगा। एंटर प्रेस नहीं करना, आपने टैब प्रेस करना है, इक्वल प्रोडक्ट पे लाए और टैब प्रेस कर दिया, तो ये भी कर सकते हैं, और खुद भी टाइप कर सकते हैं इक्वल प्रोडक्ट और ब्रैकेट ओपन। एक्सेल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फंक्शन का नेम स्मॉल लिखते हैं या कैपिटल लिखते हैं, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
तो इक्वल प्रोडक्ट और रेंज दी आपने, और इस रेंज के बाद आपने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो टोटल आ गया आपके पास इक्वल प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन मौजूद है जिस तरह सम का था, और एंटर कर दिया तो प्रोडक्ट हो गया। तो प्लस देख लिया हमने, माइनस देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिया, और अब हम आते हैं डिवाइड पे। तो डिवाइड हमने करना है कि हमारे पास एक वैल्यू है 90, 90 को डिवाइड करें 3 से तो 30 बन जाता है, और 30 को भी हम अगर बाद में डिवाइड करें 2 से तो क्या बनेगा, तो इक्वल 90 डिवाइड बाय 3, जो आंसर आता है उसे भी डिवाइड कर दें 2 से। तो हर सेल को क्लिक करने के बाद स्लैश का सिंबल देना है और एंटर प्रेस कर देना है, तो ये 15 हो गया। तो ये आपके पास हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और अब डिवाइड। तो डिवाइड का ये एक ही तरीका है, वो फिर हम एवरेज निकालेंगे तो उसमें देखेंगे। एडिशन में ही आते हैं। मैं कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ जो कि इस सेल में है, कुछ वैल्यू इस सेल में है, और इन दोनों का कंबाइंड टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो आसान सा काम है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, अगर आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया तो भी सही है, और एंटर कर दिया तो दोनों का टोटल आ रहा है। अब अगर यहाँ पे कोई भी चेंजेस होती हैं तो टोटल इफेक्टिव होता है, यहाँ पे होती हैं तो भी टोटल इफेक्टिव होता है। पर खतरनाक या रिस्क इसमें इस वजह से बढ़ता है क्योंकि अगर आपने ब्लैंक सेल में भी कुछ टाइप कर दिया वैल्यूज, तो वो भी कैलकुलेट होना शुरू हो जाएंगी, जो कि गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है इसका? इक्वल सम, सबसे पहले हमने क्या देना है, एक सेल की रेंज। अगर मैं दोबारा दूसरे सेल पे आ रहा हूँ तो वो पहली वाली खत्म हो जाती है। एक्सेल में जो रेंज है या सिलेक्शन जो बनती है वो रनिंग सिलेक्शन होती है। अब जैसे ये बता भी रहा है आपको कि नंबर 1 के बाद यानी कि एक रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या प्रेस करना है, कॉमा। तो जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो वो फर्स्ट सिलेक्शन जो है वो अपनी जगह फ्रीज हो जाती है या होल्ड हो जाती है। फिर आपने दूसरी सिलेक्शन बनानी है, इसको क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना। तो अब देखें अगर मैं बीच में कोई भी अमाउंट टाइप करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, अगर मैं इधर कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ तो टोटल पे इफेक्ट पड़ रहा है, इधर भी दे रहा हूँ तो भी टोटल पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये तरीका है, आप कितनी रेंज बना सकते हैं लिमिट नहीं है। आप कॉमा कर करके 12, 15, 20, 50 जो भी रेंज चाहे कॉमा कॉमा करके आप बना सकते हो, कंट्रोल के साथ भी बना सकते हैं। तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, और ये हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं अ, कुछ और चीजों पे। जैसे हमने कहा सीरियल नंबर हमें चाहिए, हमने कहा SR। अब सीरियल नंबर मुझे चाहिए 1 से लेके 50 तक या 100 तक। तो मैं कब तक 1 2 3 4 5 टाइप करता रहूंगा? तो थोड़ा सा काम मेरा जल्दी होना चाहिए। अब मैंने 1 लिखा और एंटर कर दिया। सॉरी, 1 पे दोबारा मैंने कर्सर रखा, और इस ग्रीन बॉर्डर को अगर आप देखें तो इसके पास एक छोटा सा डॉट है। इस डॉट पे आपने क्या करना है कि इसे आपने कंट्रोल के साथ डाउन एरो की देनी है। अगर आप विदाउट कंट्रोल दे रहे हैं तो देखें 1 1 आ रहा है। सही है, अब आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करा और आपने इसको नीचे की तरफ ले गया, तो देखें छोटे से बॉक्स में सीरीज चल रही है, 100 से ऊपर होगा। तो जरा सी देर में मैंने 182 नंबर जनरेट कर दिए। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है तो वो डायरेक्ट 1 से नहीं हो रहा होता, तो वो 1 और 2 लिख दें, दोनों को सेलेक्ट कर लें
और इस बार उन्हें कंट्रोल का बटन प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ड्रैग करें ऐसे, तो ये सीरीज आ जाएगी। इसी तरीके से इवन नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 2 4, तो 2 और 4 को सिलेक्ट करा, ड्रैग 2 4 6 8 12 24, तो 2 2 के गैप से इवन नंबर होगा। इसी तरीके से ऑड नंबर भी हो सकते हैं, 1 3, अब ये ऑड सीरीज देगा, तो 1 3 5 7 9, ठीक है, तो ये ऑड हो गए। इसी तरीके से आप स्टेप दे सकते हैं, जैसे 5 10, 5 5 के स्टेप से आए, 60 तक आ गए, तो ये होगा। इसी तरीके से आप मंथ्स भी जनरेट कर सकते हैं, जनवरी, तो दिसंबर, शॉर्ट मंथ भी आ सकते हैं, जैन। अब जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से, आपने जैसे एग्जांपल मैं से ऊपर के आपने चाहिए तो ड्रैग डाउन नहीं करें, आप भी कर सकते हैं, आप राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, तो उसके बाद की फिगर जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से डेज हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो वो रिपीट होते रहेंगे बार बार। इस तरीके से शॉर्ट डेज भी हैं, तो ये देखें शॉर्ट डेज भी आ गए, तो फ्राइडे और फ्राइडे, तो ये शॉर्ट। इसी तरीके से आप डेट भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे आज है 7 में, सॉरी, अप्रैल में जनरेट कर सकते, ऐसे जनरेट कर सकते हैं, तो जैसे आपका दिल करे उस तरह से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। सीरीज है, इसमें सीरीज आप आगे जाके हम देखेंगे कि कुछ चीजों के हम बना सकते हैं, जैसे कि अगर कोई ये सोचता है कि जैसे 1 2 3 है, तो शायद ABCB हो, तो ABCD वाले सीरीज नहीं चलती है, वो A B A B A B करता रहेगा, ठीक है, तो ये इसमें है। शीट का नाम चेंज करना है आपने, तो जैसे मैंने इस पे राइट क्लिक करा और इसे रीनेम कर दिया, इसको मैंने कर दिया जैसे क्लास 1, और ये हमने क्लास ली है 7 में को। इसी तरीके से जब हमारे पास नई फाइल बनेगी तो हम उसको दूसरी चीज दे देंगे, डिलीट कर दें, राइट क्लिक करके आप इसका कलर भी कर सकते हैं, शीट का जैसे टैब कलर है, तो आप इसको टैब कलर कर दें, जैसे आपने ग्रीन कर दिया, अब ये देखें ये ग्रीन में हो जाएगी। आप इसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, इसे राइट क्लिक करें, प्रोटेक्ट शीट, और सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना है, जिन जिन चीजों को प्रोटेक्ट करना है उन पे चेक लगा दें, पासवर्ड बनाए 1 2 3, और कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 मैंने दे दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो प्रोटेक्ट हो गया, अब यहाँ पे सारे सेल भी डिसेबल हो गए। इसी पे करते हैं और इसे करते हैं अनप्रोटेक्ट, वापस राइट क्लिक करके, तो जब तक करेक्ट पासवर्ड नहीं होगा वो काम करना नहीं देगा आपको। सही, तो प्रोटेक्ट शीट और अनप्रोटेक्ट दोनों का। फाइल को सेव करते हैं, फाइल में आ जाएं, इसको सेव कर देते हैं हम। सेव आप किस ड्राइव में करना चाहते हैं, प्लेस में करना चाहते हैं, PC में सेव करना चाहते हैं,
डॉक्यूमेंट पे सेव करना चाहते हैं और इसका नाम आप रख दें Excel 12। तो ये आपके पास Excel 12 के नाम से फाइल सेव हो गई। तो ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा उसी तरीके से बोल्ड है। किसी भी सेल को आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, वो उसी तरीके से होता है जिस तरह से एक्सेल में होता है। कुछ बड़ी हेडिंग डालने के लिए, क्योंकि जब आप एक्सेल में कुछ चीजें टाइप कर रहे होते हैं तो वो देखें तो वो लगता ये कि जैसे वो 3 सेल पे आ गई, पर वो इस तरीके से होती है। वो होती है कि सेल पे, पर ऐसा लगता हमें कि ये मल्टीपल सेल्स पे चले गए। तो अगर एक बड़ी हेडिंग डालनी है हमने, तो हम कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक बटन है मर्ज सेल का, तो हम इसको मर्ज कर देते हैं और हम यहाँ पे दे देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एंटर। तो ये देखें, ये इतना बड़ा सेल हो गया। आप इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी सेंटर कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, आप इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसे वर्ड वगैरह में होता है। सही। तो बाकी सारे ऑप्शन, अलाइनमेंट भी होती है इसमें, डायरेक्शन जैसे आपने इसे इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो टेक्स्ट बड़ा है, इस वजह से वो पूरा नजर नहीं आ रहा। तो ये रोटेशन है। ठीक है, फॉर्मेट पे फुल जेड अंडू होता है इसमें, मतलब स्टेप बैकवर्ड। और मजीद आपने इसमें रैप टेक्स्ट वगैरह हम आगे देखेंगे कि क्या काम करता है हमें, कि एक ही सेल में अगर मल्टीपल पैराग्राफ चाहिए तो वो कैसे होगा। तो ये हो गया। आपने यहाँ पे आप किसी सेल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये सेल के स्टाइल प्री डिफाइन बने हुए हैं कि गुड और न्यूट्रल वैल्यूज के लिए आपने क्या यूज करना है। तो जहां जहां आपने टोटल या वैल्यू ली है, उस सेल स्टाइल को क्या रखना है, तो ये सभी चीजें आप बता सकते हैं इसमें। तो ये आपके पास ऑप्शन है। किसी भी चीज को एक्सेल में कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने इसे सेलेक्ट करा और इसे यहाँ से कॉपी कर लिया। तो ग्लोबल शॉर्टकट होता है कंट्रोल C। इसे आपने कॉपी करा। एक्सेल में आप पेस्ट उस वक्त तक कर सकते हो जब तक कि ये सिलेक्शन कंटिन्यू है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा और पेस्ट, देखें अभी सिलेक्शन कंटिन्यू है तो पेस्ट हो गया। मैंने यहाँ पे भी क्लिक करा, पेस्ट कर दिया। पर अब मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ, एस्केप का बटन प्रेस कर दिया मैंने, सिलेक्शन बंद हो गई। अब मैं पेस्ट करना चाहूँ तो नहीं हो सकता। तो ये एक्सेल का रूल है कि उस वक्त तक आप पेस्ट कर सकते हैं जब तक आपकी सिलेक्शन रनिंग है। तो इस तरह से आपने कॉपी पेस्ट करना। कुछ चीज़ों को आपने करेंसी में देना है, जैसे एक प्रोडक्ट है और उसका प्राइस है। मेरा प्राइस डॉलर में, जैसे हमने कहा 200, अब $200 आने चाहिए। तो ये रहा। तो ये हैश सिंबल आ गया, इसकी वजह ये कि सेल की विड्थ कम पड़ रही है, इसे बड़ा कर दें। ये देखें। 1 मिनट, अजान हो जाए।
चले, तो अब ये प्राइस जैसे डॉलर में आ गई। अब डॉलर के अलावा इस पॉइंट पे क्लिक करें तो यूके पाउंड है, यूरो है, चाइनीज येन है, स्विट्जरलैंड फ्रेंच है, और मोर अकाउंटिंग फॉर्मूला। अब जैसे मुझे पाकिस्तानी रुपीस चाहिए तो ये सिंबल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PKR। इसे ओपन कर लेता हूँ और लिखता हूँ PKR। PKR मीन्स पाकिस्तानी रुपीस, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी का कोई सिंबल नहीं है। तो ये इस तरीके से आ गया प्राइस। तो इस तरह से हमने कुछ चीज़ों को देखना है, साथ साथ सेव करते रहा करें अपनी फाइल को। तो आज हमने बहुत बेसिक चीज़ें देखी हैं। इंट्रोडक्शन है, कितनी रॉस कितने कॉलम्स हैं, प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, डिवाइड कैसे होगा, करेंसी का सिंबल कैसे आएगा, मंथ कैसे ड्रैग होंगे, सीरीज कैसे बनेगी। ये सारी चीज़ें कल हम थोड़ा सा इसको आहिस्ता आहिस्ता बिगनर से इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन?